नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। बिग डिबेट में आज की बात करेंगे मुद्दे गुल सियासत फुल की। जी हां, लोकसभा चुनाव का चौथा चरण नजदीक है। ऐसे में तमाम तरह के बयान तो सामने आ रहे हैं, लेकिन सभी बयान मुद्दा विहीन नजर आ रहे हैं। शहजादे, शहंशाह और आरक्षण जैसे मुद्दों पर सियासत जोरदार हो रही है। इसी बीच आरक्षण का मुद्दा सियासी आंच पर सेका जा रहा है। वहीं जनसंख्या रिपोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक नई हवा दे दी है। बहरहाल, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आम जनता को इन बयानों से कितना लेना देना है, किस दल को इस सियासत का चुनाव में कितना माइलेज मिलेगा। ये तमाम तरह के सवाल हमारे सामने हैं। चर्चा को विस्तार दें उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव होना है। चुनाव के पहले सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। शहजादे के बाद शहंशाह बयान की एंट्री हो गई है। पीएम मोदी राहुल गांधी को लेकर शहजादे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम के बयान के बाद से पलटवार किया है और अब प्रियंका गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर जमकर घेरना शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी ने पीएम को शहंशाह नाम से पुकारा। क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती कैसे समझ पाएंगे? दरअसल देश में जैसे जैसे चुनावी चरण गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे चुनाव में बयानबाजी और मुद्दों का ट्रेंड भी बदल रहा है। देश में विरासत, मंगलसूत्र और नस्लीय बयान, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और आरक्षण जैसे बयानों की भरमार है, जो कि सियासत में जोरदार भी है। अडानी अंबानी जैसे मुद्दे भी सियासत में अछूते नहीं रहे। समय के साथ इनका भी इस्तेमाल किया गया। सभाओं में आम जनता को जरूरी मुद्दे छोड़ हर एक बयान सुनने को मिला। बहरहाल देश में चौथा चरण होना है। ऐसे में सियासी लड़ाई आरक्षण पर आकर टिक गई है। आरक्षण को लेकर एक दूसरे को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में आरक्षण के मुद्दे का आम जनता के ऊपर क्या फर्क पड़ता है और इस बयानबाजी का किस पार्टी को सियासी माइलेज मिलता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए सलमान खान की रिपोर्ट। चर्चा में शामिल होंगे अमित शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, अजय सिंह यादव, बीजेपी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुल्लेरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। अजय जी, सवाल सीधा आपसे है। लगातार इस तरह की बयानबाजी आपने लगातार, चाहे वो शहजादे की हो या आज जिस तरह से जनगणना वाला एक नया मसला आया है, अचानक चरण से पहले आते आते एक नया मुद्दा आ जाता है, फिर भटकना का दौर शुरू हो जाता है। इन 4-5 दिन तक सभी राजनीतिक पार्टियां इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। देखिए अमित जी, जिस तरह से देश का चुनाव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव से बाहर है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी केवल और केवल उलझुल आरोप लगा रही है। जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है। चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, मध्य प्रदेश की 29 सीटों पे कांग्रेस 29 उम्मीदवार भी नहीं ढूंढ पाई। 2 क्षेत्र कांग्रेस के खाली रह गए। ना बूथ पर एजेंट, ना कार्यकर्ता, ना चुनाव प्रचार में नेता। आप सोचिए कि अकेले मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी की 10 रैलियां हुई, और जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो कांग्रेस के नेता भागने लगते हैं। मैं कहता हूं, चुनाव में विवादित मुद्दों की एंट्री किसने करी? सैम पित्रोदा, जो राहुल गांधी से लेके राजीव गांधी तक के सलाहकार रहे, उन्होंने सबसे पहले कहा कि विरासत पे टैक्स लगना चाहिए। ये वही सैम पित्रोदा है जो दुनिया भर में राहुल गांधी की एनआरआईज
और दुनिया भर के लोगों से बैठकें करवाते हैं और उसी दुनिया भर में इन्हीं को कांग्रेस का अधिकृत फेस माना जाता है। और कल जब कोई काट की हांडी चढ़ती हुई नहीं दिखी तो देश में नस्लीय भेदभाव के आधार पर आप विवाद करवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि देश में पूरा पश्चिम जाति, धर्म, रंग के आधार पर भेदभाव हो और इस तरह के भेदभाव से आपकी किसी तरह से राजनीतिक उम्मीदें पूरी हो जाए। तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि आप तो कहते हैं कि मुद्दों का लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ संविधान की बात लेके आ जाते हैं। तो मुझे बताइए, इस देश में संविधान के साथ छेड़छाड़ करी तो केवल कांग्रेस पार्टी ने। संविधान कहता है कि देश में कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता और कांग्रेस के तमाम नेता अपने फेवरेट वोट बैंक के लिए लगातार आरक्षण की मांग कर रहे हैं। परसों लालू प्रसाद यादव ने सार्वजनिक तौर पर मांग की और आप कहते हैं कि आप मुद्दों की बात करते हैं। चलिए इसका जवाब लेते हैं, अमित शर्मा जी से जवाब लेते हैं। अमित जी, भ्रष्टाचार हमें करना है, इसी के लिए बिल्कुल जवाब लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बताएं कि लगातार शहजादे का जो जवाब शहंशाह से हो जाता है, आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं, मुद्दे की बात क्यों नहीं उठती? जब इतना मामला बढ़ जाता है तब महंगाई, बेरोजगार और दूसरे मुद्दे याद आते हैं। अमित जी, लोकसभा चुनाव की शुरुआत होती है और मैं समझता हूं कि जो पार्टी सत्ता में होती है, जो 10 साल मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार चल रही थी, और चुनाव के बाद चाहे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो या तमाम मध्य प्रदेश और देश के कांग्रेस के बड़े नेता हो, पहला सवाल अगर अडानी अंबानी पर किसी ने बात उठाई, राहुल गांधी ने उठाई। बेरोजगारी पर, नौजवानों के अधिकार की बात उठाई तो राहुल गांधी ने उठाई। आज महिला के अत्याचार पर, उनके अधिकारों पर बात उठाई तो राहुल गांधी ने उठाई। आज तमाम मुद्दों के आधार पर अगर चुनाव हुआ तो कांग्रेस अपनी पिच से बाहर नहीं हुई। कांग्रेस ने मुद्दे आधारित चुनाव पर बात करी और 5 न्याय योजना भी मुद्दों पर और जनहित, जन मानस को आम नीचे तक, ब्लो लाइन तक पहुंचाने का काम, जो गरीब आदमी सोचता है कि मुझे क्या मिल रहा है, उस तक एक जन योजना पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा। अब एक 10 साल का प्रधानमंत्री जो लगातार सत्ता में है, वो चुनाव की शुरुआत करता है शहजादा। आप ये बताइए कि क्यों नहीं इस बात को 10 साल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बेरोजगारी की दर मैंने इतनी कम कर दी, महंगाई की दर इतनी मैंने कम कर दी, पेट्रोल के दाम मैंने इतने कम कर दिए, डीजल के दाम मैंने इतने कम कर दिए, शिक्षा का स्तर मैंने बढ़ा दिया और रेट आज जो गरीब आदमी भी मेडिकल और शिक्षा का प्राप्त कर सके उसके दाम कम कर दिए। लेकिन ये कहीं मोदी जी के भाषणों में नहीं था। मोदी जी ने शुरुआत करी शहजादे से, और शहजादे से उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र के बाद मटन, चिकन। ये देश का प्रधानमंत्री राजनीतिक मंचों पर भाषण देता है। जो मुद्दे आप गिना रहे हैं उसको सुनना जरूर चाहते हैं। सोलेरी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे वक्त से कई उन्होंने चुनाव कवर किए हैं। लगता है आपको इस बार जो मध्य प्रदेश के लिए थोड़ी सी बात कर लें तो मध्य प्रदेश में अब जिन चौथे फेज में जो चुनाव रह गए हैं, आदिवासी इलाके हैं, इंटीरियर्स है, काफी है, वहां इन मुद्दों का आपको असर देखने को मिलेगा कि वहां के लोग आज विकास के लिए बात कर रहे हैं कि विकास वहां तक पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, उन मुद्दों की आस लगाए बैठे हैं। भूपेंद्र जी, देखिए, चुनाव जो है भारत जैसे देश में एक भौगोलिक परिवेश में बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप से करने के लिए लोग इश्यूओं को उछालते हैं। अभी ये 7 चरण का चुनाव है, ये चौथे चरण में आएगा। और मध्य प्रदेश में अब जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आदिवासी बेल्ट जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इनका मर्म क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र जी मोदी के कारण ये चुनाव लड़ा जा रहा है, उनकी गारंटी के लिए लड़ा जा रहा है, और उनकी सफलता ये है कि वो नीचे तक पहुंचे हैं। उन्होंने, अगर आप बनवासी की जो बात कर रहे हैं, आदिवासी लोगों की, आदिवासी के लिए उन्होंने अभी जो 75 वर्ष में एक यूनिवर्सिटी लेवल पे कार्यक्रम चलाए थे। उन्होंने इसके लिए अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम चलाए थे। इनके जो वीरांगन, जो टाट्या भट्ट्या, इनके नेताओं को जो पीछे हट गए थे, उनके लिए कार्यक्रम चलाए। लेकिन पारंपरिक बोध ये पहले कांग्रेस का रहा है और कांग्रेस इनके प्रति समर्पित भी रही और कांग्रेस का अच्छी पैठ रही। लेकिन इनके जो अनुवांशिक संगठन हैं, जो बीजेपी के हैं, जो चलिए वो उनकी एक कार्यप्रणाली हो सकती है, किस तरह से वो काम कर
कर रही है संगठन के लेके, लेकिन मुद्दा वही है जो हम बार बार उठा रहे हैं कि उन मुद्दों को उठाना, उन मुद्दों को जनता तक ले जाना, क्योंकि जो कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं कि आखिर उन 10 सालों की चर्चा होनी चाहिए, उन 10 सालों में काम क्या हुआ उसकी चर्चा होनी चाहिए। इन सब बातों का जवाब अजय जी आपको जरूर देना होगा। अमित जी, देश में हमने 10 सालों के अपनी सरकार के काम के आधार पर वोट मांगा है। चुनाव के 4 महीने पहले से देश भर में मोदी जी की गारंटी और गारंटियों के हितग्राहियों के बड़े बड़े सम्मेलन करवाकर हमने अपना काम सामने रखा। देश में 80 करोड़ गरीबों को राशन दिया तो मोदी जी ने 4 करोड़ आवास बनाए और अगले 5 सालों में 3 करोड़ आवास और बनाएंगे। तो ये हमने कहा। आप कहते हैं महंगाई की बात हो, बेरोजगारी, मैं दोनों मुद्दों को सिलसिलेवार बताता हूँ। देश में 2014 में पर कैपिटा इनकम 55,000 रुपए होती थी, जो कि अब लगभग 2 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम हो गई है। तो ये 10 साल में मोदी जी की उपलब्धि है। आप रोजगार की बात करते हैं, स्वरोजगार के क्षेत्र में कांग्रेस के समय में जब 200-250 स्टार्टअप काम करते थे, लाखों स्टार्टअप काम करते, और ईपीएफओ का अधिकृत डाटा है 10 करोड़ पंजीकृत काम करने वाले लोग ईपीएफ में 2014 तक रजिस्टर्ड थे, और आज 30 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड कर्मचारी ईपीएफओ में है। तो इससे प्रमाणित होता है कि 20 करोड़ नए लोगों को रोजगार मिला है। और कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेस पार्टी में बिखराव है। आप देखते नहीं है, दुनिया में 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनी। हमारी विकास दर 7% पे है, जबकि दुनिया के बड़े से बड़े देशों की विकास दर 2% पे आके रुक गई है। और ऐसे में कांग्रेस के नेताओं ने 10 सालों तक क्या किया? दुनिया भर में जाके मोदी जी का विरोध किया, देश का नाम खराब किया, यहां तक कि चाइना तक से चंदा लेने से ये लोग नहीं चूके। लेकिन देश चाहता है विकसित भारत के सपने के साथ जाना। देश चाहता है कि 2047 में भारत विकसित बने। आप अगर हर क्षेत्र में देखेंगे, मेडिकल के क्षेत्र में 60 सालों में जहां 5 एम्स थे, उनमें से भी 3 वाजपेयी जी ने बनाए थे। अकेले मोदी जी ने 10 साल में 15 नए एम्स बना के दिए। तो ये तरक्की कांग्रेस के नेताओं को नहीं दिखेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश में बड़े बड़े इसी चीज की जो उम्मीद है जनता भी कर रही है, और आपने जवाब दिया है कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शर्मा जी का, लेकिन जनता इसी चीज की उम्मीद कर रही है कि आपने 10 सालों में क्या किया है। मंच से भी इसी तरह की बातचीत होनी चाहिए, उसमें हिंदू मुस्लिम के आरक्षण का मुद्दा हो या एक दूसरे पर टीका टिप्पणी हो, या जैसे आपने कहा कांग्रेस को भी जो सैम पित्रोदा ने जिस तरह से माहौल बनाया था उस पर बचना चाहिए। शर्मा जी, सवाल यह है कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस या संविधान लहराते हुए उसको भी बार बार कांग्रेस ने उठाया है कि संविधान बदलना चाह रहे हैं, तो आप किस आधार पे ये सब बातें करते हैं? आपका भी तो ये सवाल हम लोगों को पूछना चाहिए इससे। देखिए अमित जी, आरक्षण को खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी के देश में 2 सांसद, एक महाराष्ट्र और एक और झारखंड के एक सांसद ने, महिला एक सांसद थी और एक पुरुष सांसद थे, दोनों ने आरक्षण खत्म करने की बात ये कही कि 400 पार कभी नहीं कही, हमारे हाथ में, सुन लीजिए, आरक्षण हमारे हाथ में होगा। जिस बात की मेरे विद्वान साथी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस पर लाकर खत्म करने की बात करी, ये वही भ्रष्टाचारी है जो एनडीए के समर्थन में, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे वो, ये पूरी एक रिपोर्ट है। ये सारा सब मोदी जी के चेहरे पर जो है व्यापम घोटाला, शिवराज सिंह चौहान का हो, शुभेंदु अधिकारी का शारदा घोटाला हो, येदियुरप्पा का माइनिंग घोटाला हो, आज तमाम जितने छगन भुजबल का घोटाला हो, ये सारे घोटालेबाज जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर साफ होते हैं और अपने आप को एनडीए का समर्थन कहते हैं। ये स्त्री और नारी की शक्ति की बात करते हैं। आज रेवन्ना रेड्डी के मामले में कर्नाटक में जिसने प्रधानमंत्री जी ने पीठ ठोक कर आए, सभा कर आए, और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है कर्नाटक के अंदर, वो सरेआम किस तरीके से बदली वीडियो क्लिपिंग जारी होती है पूरे देश ने देखा है, और वह भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी उसको पीठ ठोक कर आते हैं। ये नारी सम्मान की बात होती है। इन्होंने बात करी काले धन का और अभी बात करी थी, अरे आपने तो क्यों नहीं पहले और दूसरे चरण में टीके के जो ऑनलाइन आपकी वेबसाइट पर लगातार तीसरे चरण के अंदर अमित जी, जिनको मोदी जी का चेहरा हटाना पड़ा
क्योंकि जब ये रिपोर्ट सामने आई कि जो टीका लगा था वो कहीं ना कहीं लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, दूसरी बीमारियों से ग्रस्त आ रहे हैं। पहले तो ये मोदी का इंजेक्शन था, अब ये मोदी का इंजेक्शन गड़बड़ हो गया। अजय जी आपको भी टीका लगा होगा, जरा ध्यान रखना, ये मोदी जी बचाने नहीं आएंगे, उन्होंने तो शायद पानी का लगाया होगा। अंतिम बात, दूसरी बात अमित जी, जिस तरीके से मेरे एक बड़े चैनल पर बैठ के मेरे विद्वान साथी भारतीय जनता पार्टी की पीठ थपथपा रहे हैं, अरे ये वो चंदों की लिस्ट है कि जो देश में टीका जो 12 करोड़ रुपए की आय करता था, वो आपने 112 करोड़ रुपए चंदा ले लिया, आपने कई चाइनीज कंपनियों से चंदा ले लिया, आपने उन गरीबों से जो जिनको करोड़पति बताया उन तक से चंदा ले लिया। अरे वो काला धन वापस नहीं आया, और ये कांग्रेस ने लिस्ट जारी नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का और मुंह काला करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सूची जारी करी, आपका दूध का दूध पानी हो गया, आप जवाब नहीं दे पा रहे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को याद आया। शर्मा जी बिल्कुल आपको ये सवाल जरूर पूछने चाहिए, लेकिन भूपेंद्र जी एक सवाल ये है, तुष्टीकरण की जहां तक बातचीत होती है, हर चुनाव में इस तरह की बात उठती है और उसका दोनों ही पार्टियां असर अपने पक्ष में लेना चाहती हैं। आपको लगता है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं इसलिए सब मुद्दे को उठाए जा रहे हैं? आपके अनुभव या आपने कभी पुराने चुनावों को भी कवर किया है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे जैसे चुनाव का टेम्परेचर बढ़ता है, पहले तो मूल मुद्दों पे बात होती है, विकास की बात होती है, बेरोजगारी, इस तरह से मुद्दे होते हैं, अपने अपने विकास के आंकड़े रखते हैं कि हमने शासन में ये किया और ये करेंगे। लेकिन जैसे ही जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और उस हिसाब से ये मुद्दे चले जाके फिर ये तुष्टीकरण पे आधारित हो जाते हैं, अपने अपने वो दक्षिणपंथी सोच पे आ जाते हैं, ये अपने उस सोच पे तुष्टीकरण का आरोप लगने लगता है, आरक्षण जैसी चीजें आने लगती हैं, और देशद्रोही और देशभक्त पाकिस्तान और भी आ जाता है। अभी तो मुझे अगले चरण में आप देखना अभी ये भी आएगा, क्योंकि ये वोट को कलेक्टेड करता है और अपनी जो उनकी छाप है, जो विशेष है, वो मुद्दों से हटके और जो इशू होते हैं, जो राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय पार्टी के लोग कहते हैं, उनको उछाला जाता है, उनको पकड़ा जाता है, उसी पे रेस की जाती है और वो मुद्दे रह जाते हैं, क्योंकि पार्टियों के जो लीडिंग लोग होते हैं, जो उनको फॉलोअर करते हैं अपने लीडर्स को, वो भी उन्हीं मुद्दों पे फिर अपनी स्पीच को डाइवर्ट कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है, ये आप हम कभी नहीं रोक सकते, क्योंकि वो उनके आइडियल्स है और इस तरह से वो उनके रेस करते हैं। जी बिल्कुल इस तरह एक महत्वपूर्ण बात जी, भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे की बात करती है जी। आप देखिए कि वो पहलवान जो भूषण था, इनका केंद्रीय मंत्री, उसका टिकट काट दिया, उसके बेटे को टिकट दे दिया, और ये बात नारी शक्ति की करते हैं। पूरे देश ने देखा कि वो गोल्ड मेडल लाने वाले पहलवान और गोल्ड मेडल देश का नाम ऊंचा करने वाले, तिरंगा रहने वाले खिलाड़ियों का क्या हर्ष हुआ। दूसरा, अभी कल अमित शाह जी और टोनी जी को याद कर रहे थे, वहां सभा करने गए थे कि इसको टोनी को जिताओ, मिश्रा को, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करो। ये वही टोनी है अजय जी जिसने किसानों पर जीप चढ़ाने का, जिसके लड़के ने काम किया और अदालत में सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, अभी तो पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम आया है, अब इस चरण में पाकिस्तान आएगा। अब इस चरण में आपको सारे, अभी हाल ही में रिपोर्ट जो आर्थिक सलाहकार परिषद ने, अमित जी रिपोर्ट जारी कर दी, और आप देखिए क्या टाइमिंग है। प्रधानमंत्री को आज गुस्सा आ रहा था, और मैं कहना चाहता हूं 1950 से लेकर 2015 तक वो आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें कहा कि मुसलमानों के बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। अब इन्हें मुसलमान याद आ गए, बच्चों की बात याद आ गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं 2015 से 2024 तक 9 साल उस रिपोर्ट को क्यों छुपा के रखा गया? चलिए, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी की रिपोर्ट है, आज बिल्कुल टाइमिंग को लेकर आप बात कर रहे हैं, अजीत जी से इसका जवाब जरूर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि यूसीसी जैसे उन मुद्दों को लागू करने के पहले इस तरह का एक बेस बनाना चाहते हैं। आखिर इसका मकसद क्या है अजय जी? आज इस तरह की रिपोर्ट आई है, आपको लगता है कि इस समय पे आने उस रिपोर्ट को क्या फायदा देगी पार्टी का? ऐसा कुछ लगता है आपको? अमित जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, आपको लगता है कि जो इकोनॉमिक एडवाइजरी की जो रिपोर्ट आई है उससे ऐसे समय पर आने से क्या लगता है पार्टी को फायदा होगा, या जानबूझकर ऐसे समय पर लाई गई? ये आरोप है अमित शर्मा जी का। देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो स्पष्ट तुष्टीकरण का रवैया दिखाई देता है। अगर देश में एक शासकीय रिपोर्ट आती है जिसमें इस तरह का वर्ग इम्बैलेंस दिखाई देता है कि बहुसंख्यकों की संख्या कम हो रही है और अल्पसंख्यकों में एक विशेष वोट बैंक की संख्या बढ़ रही है, तो कांग्रेस के नेताओं को तो मांग करना चाहिए
कि ये इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, इस इम्बैलेंस को सुधारने के लिए कदम उठाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता इसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं, यही कांग्रेस पार्टी की मूल भावना है। लेकिन अमित जी ने बहुत सारे सवाल उठाए। अमित जी आप समय दीजिएगा, मैं सभी चीजों के जवाब देना चाहता हूं। आप नारी सम्मान की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में आपके अध्यक्ष जीतू पटवारी रस और चाशनी ढूंढते हैं एक दलित महिला पूर्व मंत्री में, ऐसा सम्मान करते हैं आप लोग महिलाओं की। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपके प्रवक्ताओं और प्रदेश के मीडिया प्रभारी छत्तीसगढ़ द्वारा इस तरह से परेशान किया जाता है कि वो रोती बिलखती हुई दिखाई देती है और आपकी पार्टी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। प्रसन्ना का आप मामला उठाते हैं। प्रसन्ना भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के नेता, उनको पार्टी द्वारा निष्कासित किया गया, लेकिन ये प्रसन्ना तो आपके भी सहयोगी रहे, आपकी तो सरकार रही है उनके साथ, मुख्यमंत्री थे कुमारस्वामी और आपकी पार्टी उसमें शामिल थी सरकार में। तो कांग्रेस पार्टी ये दोहरा चरित्र न दिखाए। कांग्रेस पार्टी के दोहरे चरित्र को देश की जनता समझ चुकी है, इसीलिए कांग्रेस, आप कहते हैं कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री की फोटो चलेगी, हास्यास्पद है। देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, उसमें फोटो नहीं लगाई जाती है, ना प्रधानमंत्री की ना मुख्यमंत्री की, क्योंकि वो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। आप चंदे की बात करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को 6,500 करोड़ का चंदा मिला, जबकि देश में 70% प्रतिनिधि हमारे हैं और 30% वाले विपक्ष को 10,000 करोड़ का चंदा मिल गया इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो आपकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से आपको भी तो सभी कंपनियों का चंदा मिला है। जी अजय जी, से इस बात को नहीं कहा। चलिए आपने बात रखी अजय जी, लेकिन बिल्कुल, लेकिन जो इस तरह के मुद्दे हैं, शहजादे, शहंशाह, आरक्षण, संविधान बदलने को लेकर सब, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है उन मुद्दों पे भी ध्यान उठना चाहिए जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं या स्थानीय लोग हैं। यदि उज्जैन की बात करें तो छिपरा का मुद्दा है। अमित शर्मा जी, आपसे सवाल है, क्या दूसरे मुद्दे आप उन मुद्दों को कहां ले जाते हैं? मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने स्वयं स्नान करके बता दिया कितनी पवित्र है छिपरा, जबकि कांग्रेस के नेता झूठ फैलाते थे। जी, तो लगातार उन मुद्दों को यदि वहां पे काम हुआ है तो अजय जी को बताना चाहिए। यदि वहां पे कुछ सुधार होना है या जनता की जो मांग है उसको आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस को उठाना चाहिए था। देखिए, कांग्रेस तो समय समय पे मुद्दों के आधार पर ही चुनाव लड़ रही है और मुद्दों के आधार पर ही इनको लेके आ रही है जी। ये तो धार्मिक पिच पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को गुस्सा आ रहा है। अभी मेरे विद्वान साथी ने ये कहा कि जो रिपोर्ट आई है वो सही है। इन्हीं के मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वे जो है वो आप पढ़ लें अजय जी, कि प्रजनन की दर उस राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी करी है कि प्रजनन की जो दर है वो सारे जातिगत समीकरण के अनुसार सब जाति का रेशो समान है। ये कोई कांग्रेस ने रिपोर्ट नहीं की। अरे सुन लीजिए, और जिसकी बात आप कह रहे थे, जिसकी बात चर्चा आप कह रहे थे कि कर्नाटक में आपने टिकट दिया रेवन्ना रेड्डी को, हमने नहीं दिया। राहुल गांधी ने पीठ ठोकने का काम नहीं करा। प्रधानमंत्री पीठ ठोक कर आए वहां पर कि बेटा तुम तो लगे रहो, चिंता मत करो, चुनाव जीतो, कितना भी अत्याचार करो, कितने भी बलात्कार करो, आप चिंता मत करो, मोदी आपके साथ है। मोदी की गारंटी आप देके आए थे रेवन्ना रेड्डी को वहां पर सरकार बनाने के लिए। और दूसरी बात आपने यह चैनल पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। अरे भाई, बेरोजगारी का शब्द प्रधानमंत्री को गुस्सा नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार है, देश में लाखों लोग करोड़ों लोग बेरोजगार है। प्रधानमंत्री ने रेल बेचने का काम किया, एयरपोर्ट बेचने का काम किया। अजय जी, कांग्रेस ने 70 साल में नहीं 55 साल सत्ता रही, 55 साल में बचाने और बनाने का काम किया। आपने सिर्फ अडानी और अंबानी को बढ़ाने का काम किया। आज गरीब 10 सालों में गरीब होता गया और अमीर जो है, अडानी जो है, अमीर से अमीर होता गया, पहली सूची में नाम आ गया। शर्मा जी, लगातार मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, जनता सवाल पूछ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सवाल पूछे, लेकिन अब यह कहते अजय जी अपने मध्य प्रदेश की एक बार बात हो जाए। अरे राहुल गांधी ले रहे हैं, जब तो आपने प्रधानमंत्री को लेना पड़ रहा है। अरे हम तो कह रहे हैं ना, राहुल गांधी ने कहा है कि भेजिए दम हो तो सीबीआई, भेजिए दम हो तो अडानी की ईडी। क्यों उसके अहमदाबाद के पोर्ट पर गपशप होती है? क्यों अडानी के साथ प्लेन में गपशप करते हैं मोदी जी? सीबीआई का भेज रहे हैं अडानी और अंबानी क्या? अरे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भेजिए सीबीआई और ईडी को। चलिए अजय जी, आपने जवाब भी सुना, सवाल भी उठाए। दम हो तो राहुल गांधी को बता दीजिए। और अडानी अंबानी में
अगर प्रधानमंत्री शर्मा जी, मोदी एक मिनट, आप तो लोगों ने- सीबीआई और ईडी भेजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो शर्मा जाएगा। जी एक मिनट अजय सिंह जी, आपने लगातार सवाल भी उठाया, जवाब भी सुना, आपने भी सुना, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो बात है मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब जो चौथा चरण है, बार बार इसलिए कह रहे हैं कि उनके मुद्दे, उनमें स्थानीय बड़े नेता, चूंकि उस दौरे में बड़े नेताओं के क्या अब आने वाले हैं, कोई बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी, या उस पूरे इलाके में अमित शाह का दौरा होने वाला है, या स्थानीय नेताओं के अब पूरा चुनाव प्रचार रहेगा? देखिए अजय जी, पाकिस्तान को भी कम ला रहा है, इस चरण में पाकिस्तान ले आएंगे क्या? इसका भी जवाब दे दीजिएगा। मोदी जी के 10 से ज्यादा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। अमित शाह जी के, जेपी नड्डा जी के, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी लगातार प्रतिदिन 8 से 10 कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे तो काय को आ रहे हैं जब कांग्रेस के पास कुछ स्थिति नहीं है तो? रैली के लिए आएंगे, किस कारण मोदी जी आ रहे हैं? रैली, वहां पे पेट्रोल खत्म हो गया, हेलीकॉप्टर का। चलिए आप बता दीजिए अमित शर्मा जी, अब क्या दौरे, क्या प्रचार होगा, कौन लोग करेंगे, इन 8 सीटों को ऐसे ही छोड़ेंगे क्या? अरे लगातार दौरे चल रहे हैं अमित जी, हमारे जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार, अरुण यादव, विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह जी भी चालू हो गए। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग सिर्फ मोदी की गारंटी पर चलिए छोटा सा सवाल हमारे चुनाव नहीं लड़ रहा है। भूपेन जी आपसे सवाल है। नहीं लड़ रहा है अजय जी, तो बस हिंदू मुस्लिम करने बैठे हैं। अब ये बताइए कि पाकिस्तान कब ला रहे हैं, कब पाकिस्तान की एंट्री हो रही है अजय जी? अरे अजय भाई, पाकिस्तान की एंट्री कब हो रही है? चलिए ये अगले बार इसमें चर्चा करेंगे अमित शर्मा जी, इसको अगले डिबेट में करते हैं। इंतजार कर रहा है। इंतजार कीजिए भूपेन जी, सवाल ये है, लगातार वोटिंग परसेंटेज मध्य प्रदेश का 1, 2, 3 चरणों में आपने देखा, लेकिन लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर खास तौर से वो इलाका, वही गर्मी, वो दौर रहेगा कि आपको लगता है वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से किस तरह के और प्रयास करने चाहिए, क्योंकि लगातार प्रयास करने के बाद भी वोटिंग परसेंटेज कई जगहों पर कम रहा है। आपको लगता है कि कुछ इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ कमियां रह गई हैं क्या? जो 2 चरणों में चुनाव हुए थे, उन चरणों में मतदान प्रतिशत घटा था। जी। इस चीज पे दोनों राष्ट्रीय पार्टियां और जो भी क्षेत्रीय पार्टी था, उनके संगठनात्मक और जो एनजीओ संगठन थे और जो मीडिया के कंपोनेंट थे, सारे लोगों ने चिंता व्यक्त की और उसके लिए एक रूपरेखा और प्रयास भी किए। उसके कारण यह हुआ कि इस बार चुनाव का जो तीसरे चरण का रहा, उसमें मत प्रतिशत लगभग बराबर या कुछ अच्छा आया है और आगे भी ये संभावना है कि मत प्रतिशत आएगा और बढ़ेगा, क्योंकि ये एक दोनों पार्टियों के लिए, जो मध्य प्रदेश के परिवेश में देखा जाए तो दोनों पार्टियां, यहाँ पे दो पार्टी चुनाव है और दोनों पार्टियां ये चाहती हैं कि हमारा वोटर जाए और हमारे वोट जाने से हमारी जीत सुनिश्चित हो, और जो सत्तारूढ़ में पार्टी है वो चाहती है कि हम लीडिंग ऑफ ज्यादा से ज्यादा लीड लेके जीते। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लीड लेके भी जीते और चुनाव बस अजय जी, बस समय हो चुका है, बस ये कहा जाए कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, उसको लेकर आपकी पार्टी या कांग्रेस पार्टी लगातार उसमें जो प्रयास कर रही है या इलेक्शन कमीशन के प्रयास है वो आगे बढ़ते रहें। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत।